हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम सबने चर्चा की थी राजकोषीय नीति पर। आज की क्लास पिछली क्लास का विस्तार होगा या आगे के अध्ययन की बात करें हम लोग। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि राजकोषीय नीति का अर्थ क्या है, कितने तरह की राजकोषीय नीति होती है। संचित निधि की बात करें हम लोग तो संचित निधि में रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर दो की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, अपने अक्सर इकोनॉमिक सर्वे की बात की होगी। जब आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण में अक्सर दो बातें, एक विकासात्मक और दूसरा है गैर विकासात्मक। ध्यान देना, एक तो होता है विकासात्मक और दूसरा है गैर विकासात्मक की बात करें हम लोग। विकासात्मक का मतलब होता है ऐसा खर्च जिससे अर्थव्यवस्था का विकास हो, संपत्ति का सृजन हो। जैसे हमने ये कहा था, आधारभूत संरचना का विकास। ये विकासात्मक है। लेकिन गैर विकासात्मक की बात करें, जो वेतन है, पेंशन, सब्सिडी, ये सब गैर विकासात्मक है। विकासात्मक और गैर विकासात्मक की बात करें, इकोनॉमिक स्तरों में इतनी बातें की जाती हैं। यद्यपि हम लोग इस बार की इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन करेंगे हम लोग और उसके सारे पहलुओं का अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं, जब बजट की बात की जाती है तो कितने तरह के बजट। जब हम बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले परंपरागत बजट, ट्रेडिशनल बजट की बात करें। परंपरागत बजट में केवल इनपुट पर ध्यान दिया जाता है। केवल इनपुट पर ध्यान दिया जाता है, कितना पैसा खर्च करना है, किन किन क्षेत्रों में खर्च करना है, केवल इसकी बात की जाती है। दूसरी चीज, निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। परफॉर्मेंस बजट का अर्थ है इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों को ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब है इसमें इनपुट एवं आउटपुट दोनों पर बल दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस के आधार पर पैसे खर्च किए जाते हैं। किस क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उस आधार पर जब बजट के तहत राशि आवंटित की जाती है तो उसे कहा जाता है परफॉर्मेंस बजट। एक उदाहरण लेता हूं मैं। अक्सर देखा होगा, जब एक बच्चा घर से चलता तैयारी करने के लिए तो
2 साल तक घर वाले पैसे देते हैं और बार बार फोन करते हैं कि बेटा सेहत का ध्यान रखना, पढ़ाई का ध्यान रखना। अब जितना पैसा मांगती हो घर वाले देते चले जाते हैं। घर वालों को 2 साल तक आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, केवल इनपुट। ये देखते हैं कितना हम पैसा दे रहे हैं। ये है आपका परंपरागत बजट। लेकिन 2 साल के बाद जब गार्जियन आउटपुट की बात करने लगता, आउटपुट कि तुम्हारा परफॉर्म कैसा है, तुम्हारा निष्पादन कैसा है, रिजल्ट कैसा है, जब रिजल्ट के आधार पर वो मूल्यांकन करते हैं, यदि आपका रिजल्ट 0 रहा तो ये कहते हैं घर वाले कि देखो भाई अब तुम कहीं नौकरी देख लो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जबकि पहले कहते थे घर वाले कि पैसे की चिंता नहीं करनी है। 2 साल बाद घर वाले कहते हैं कि देखो भाई तुम कहीं अपनी व्यवस्था देख लो, घर के अन्य बच्चे भी हैं जिन्हें पढ़ाना है। इसका मतलब यह है कि घर वाले अब परफॉर्मेंस की बात करने लगे हैं। तीसरी चीज शून्य आधारित बजट। जीरो बेस हम बजटिंग की बात करें, हम जब शून्य आधारित बजट की बात करेंगे, जीरो बेस बजट की जब बात करेंगे, पहली बार ये विचार दिया था, देखा जाए, पीटर फैर ने। फैर ने विचार दिया था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे लागू किया था। अब इस बजट में 3 बातें ध्यान देनी है। 3 बातें, कितना खर्च करना है, कहां खर्च करना है और कब खर्च करना है। ध्यान देना, जीरो वेस्ट बजट का विचार पहली बार दिया था पीटर फायर ने। दूसरी चीज, अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे लागू किया था। इस शून्य आधारित बजट में जब खर्च की बात की जाती है तो कितना खर्च करना है, कहां खर्च करना है और कब खर्च करना है, इन 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। अगली चीज, जेंडर बजट की बात करें। जेंडर बजट, यह बजटिंग महिलाओं के विकास को ध्यान में रख करके जो बजट तैयार किया जाता है उसे जेंडर बजटिंग कहा जाता है। महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर तैयार बजट, इसका मतलब यह है कि महिलाओं के विकास को ध्यान में रख करके जो बजट तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है जेंडर बजटिंग। अगला है गोल्डन रूल बजट। इसे ध्यान दो इस बात को, गोल्डन रूल बजट का मतलब क्या होता है? ऐसा बजट जहां निवेश करने के लिए उधार लिया जाता है,
जहां निवेश करने के लिए उधार लिया जाता है उसे कहते हैं गोल्डन रूल बजट। ध्यान देना, निवेश करने के लिए उधार लिया जाए, गोल्डन रूल बजट। यदि हम खर्च करने के लिए केवल उधार लेते हैं तो ट्रेडिशनल बजट, परंपरागत बजट। अंत में देखा जाए बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब होता है ऐसा बजट जहां राजस्व घाटा शून्य हो। ये रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, इसकी चर्चा अभी हम लोग कुछ देर में करेंगे। इतना ध्यान दो, जब बैलेंस बजट की बात की जाती है तो ऐसा बजट जहां राजस्व घाटा शून्य हो। अंत में कहते हैं आउटकम बजट। इस बजट में क्या होता है, इनपुट, आउटपुट एवं इंपैक्ट ध्यान देना इस बात को। हम बैलेंस बजट की बात करें, ऐसा बजट जहां राजस्व घाटा शून्य हो उसे कहते हैं बैलेंस बजट। आउटकम बजट का मतलब क्या होता है, इनपुट, आउटपुट एवं इंपैक्ट तीनों पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान देना, ट्रेडिशनल बजट में केवल इनपुट की बात की जाती है, परफॉर्मेंस बजट में आउटपुट की बात की जाती है, और आउटकम बजट में इनपुट, आउटपुट और इंपैक्ट तीनों की बात की जाती है। इस तरह देखा जाए इतने तरह के बजट होते हैं या इतने तरह के बजट बनाए जाते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब बजट की बात करते हैं तो बजट में अक्सर डेफिसिट का विचार उठता है। आखिर डेफिसिट होता क्या है? अब ध्यान दो इस बात को, बजट में हम लोग डेफिसिट की बात करते हैं, घाटा। डेफिसिट का अर्थ क्या है? डेफिसिट कहते किसे हैं? DEFICIT, डेफिसिट। डेफिसिट में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व घाटा। इसे कहते हैं रेवेन्यू। हम डेफिसिट की बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है? एक चीज सोचो, हम घाटे का मतलब क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा आपकी इनकम 100 रुपये हुई और खर्च हो गया 110 रुपया। इनकम 100 रुपया, खर्च हुआ 10 रुपया, 110 रुपया, तो घाटा हो गया 10 रुपये का। दो चीज, यदि इनकम 100 रुपया हुआ और खर्च हुआ 90 रुपया तो 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, उसे कहते हैं राजस्व आधिक्य। तो ध्यान से सुने इस बात को, हम जब राजस्व घाटा की बात करते हैं तो कहते हैं राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय की बात करें।
इसमें केवल रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करेंगे और राजस्व व्यय की बात करेंगे। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, राजस्व प्राप्ति में क्या शामिल होगा और राजस्व व्यय में क्या शामिल होगा। राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, मान लिया जाए राजस्व प्राप्ति 100 रुपए की है, राजस्व व्यय 110 रुपए का है, तो घाटा कितना हो गया, घाटा -10 हो गया। एक बात याद रखना, मान लिया जाए राजस्व प्राप्ति 110 रुपए का है और राजस्व व्यय 100 रुपए का है, तो एक तरह से क्या होगा, राजस्व आधिक्य कहलाएगा। इसे रेवेन्यू एक्सेस की बात करें हम लोग, इसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सेस। यदि राजस्व प्राप्ति 100 रुपए, राजस्व 110 रुपया, तो 10 रुपए घाटा हुआ, इसे कहते हैं डेफिसिट, इसे कहते हैं आधिक्य। तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व हम व्यय की बात करें। अब एक प्रश्न उठा, कि बजटीय घाटा क्या होता है। दूसरा की बात करें हम लोग, बजटीय डेफिसिट, बजट डेफिसिट की बात करें, इसका अर्थ होता है कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, टोटल जो रिसिप्ट्स है और टोटल एक्सपेंडिचर। इन कुल प्राप्तियों की बात करें, इसमें दो चीज, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय। ध्यान सुनो इस बात को, टोटल जो रिसिप्ट्स है और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें। अब एक चीज याद रखना, हम ये कह सकते हैं राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय में, ध्यान देना इस बात को, योजनागत व्यय प्लस गैर योजनागत राजस्व व्यय प्लस योजनागत पूंजीगत व्यय प्लस गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। ध्यान से सुनो इस बात को, हम लोग जब बजटीय घाटे की बात करते हैं तो बजटीय घाटे में टोटल रिसिप्ट्स माने टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति। हम व्यय को लिख सकते हैं, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। फिर देखो आप, राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति माइनस, हम राजस्व व्यय को दो भागों में तोड़ सकते हैं, योजनागत व्यय प्लस गैर योजनागत व्यय, प्लस पूंजीगत व्यय को दो भागों में तोड़ सकते हैं, योजनागत पूंजीगत व्यय प्लस गैर योजनागत। हम पूंजीगत व्यय की बात करें,
यह लिखा जा सकता है। अब हम बात करें, हमेशा ध्यान दो कि जो बजटी घाटा है, बजटी घाटे को इस तरह व्यक्त किया जाता है, लेकिन एक प्रश्न उठा, क्या बजटी घाटा घाटे को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता? कहा गया नहीं। तब फिर सुखमेव चक्रवर्ती ने राजकोषीय घाटे का कॉन्सेप्ट दिया। रेवेन्यू, हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें हम लोग, राजकोषीय घाटे की बात करें हम लोग, अक्सर इसकी चर्चा होती है, इसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे का पहली बार विचार दिया था सुखमेव चक्रवर्ती ने। चक्र समिति ने विचार दिया, लेकिन सर्वप्रथम लागू किया था वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने। इसको ध्यान से समझो इस बात को। फिजिकल जो डेफिसिट है, इसका विचार दिया था सुखमेव चक्रवर्ती समिति ने, और पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। अब मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने पहली बार इस घाटे के विचार को लागू किया और यह कहा कि राजकोषीय घाटा घाटे को सही तरीके से व्यक्त कर सकता है। जब राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटे में सरकार के संपूर्ण लायबिलिटी, संपूर्ण देयता को शामिल किया जाता है। टोटल लायबिलिटी की बात करते हैं। जो टोटल जो लायबिलिटी है, उसे सरकार के राजकोषीय घाटे में शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है, फिजिकल डेफिसिट में सरकार की कुल उधारियां, इसका मतलब है सरकार की जो संपूर्ण उधारियां हैं वह राजकोषीय घाटे में इन्वॉल्व होगी, राजकोषीय घाटे में जुड़ जाएगा। ध्यान देना इस बात को। सुखमेव चक्रवर्ती कमेटी ने विचार दिया था, लागू किया था मनमोहन सिंह ने। इसमें सरकार की संपूर्ण लायबिलिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है, और सरकार की संपूर्ण जो उधारियां हैं, हम उधारियों की बात करें, फिजिकल डेफिसिट में जुड़ी जाती है। अब हम बात करें, जब सरकार की संपूर्ण उधारियों की हम बात करेंगे, संपूर्ण उधारियों की जब बात करेंगे हम लोग, तो एक बात रखना, सरकार की इसमें सबसे पहले बात करें, एक तो होता मार्केट लोन। सबसे बात करें हम लोग, एक तो मार्केट लोन
इसको कहते हैं बाजार उधारियां। इन बाजार उधारियों में जनता हम बैंक से उधार लें या हम वित्तीय संस्था से उधार लें, ध्यान देना इस बात को। मार्केट लोन की बात करें, बाजार उधारियां हम जनता से उधार लें या बैंक से उधार लें, या फिर हम वित्तीय संस्था जीआईसी एलआईसी से उधार लें। दूसरी चीज नॉन मार्केट लोन, गैर इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, हम जो लोग खाते से पब्लिक अकाउंट से जो उधार लेते हैं वह नॉन मार्केट लोन की बात करें हम लोग। हम तीसरी चीज बात करें, आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग। आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग। अंत में बात करें बकाया राशि ध्यान देना इस बात को। यदि हम सरकार की संपूर्ण लायबिलिटी की बात करें, टोटल जो सरकार की बारोइंग है, उधारियां हैं, इसकी बात करें तो सबसे मार्केट लोन की बात की जाती है। मार्केट लोन में तीन चीजें होती हैं, एक तो जनता, दूसरा बैंक और तीसरा है वित्तीय संस्था। ध्यान दो इस बात को। जनता, आखिर सरकार जनता से कैसे उधार लेती है? तो सरकार जनता को बॉन्ड जारी करती है, या तो बॉन्ड जारी करेगी या तो जीरो कूपन बॉन्ड जारी करती है, जिसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड की बात करें। बैंक की बात करते हैं, सरकार बैंक से उधार लेती है, बैंक। तीसरी चीज वित्तीय संस्था जीआईसी एलआईसी की बात करें, सरकार इनसे भी उधार लेती है। ये जनता, बैंक और वित्तीय संस्था से जो उधार लिया जाता है इसे मार्केट लोन कहा जाता है। गैर बाजार उधारियों की बात करें, हम लोग खाता पब्लिक अकाउंट से जो उधार लेते हैं, हमेशा ध्यान दो, लोक खाता से ली गई उधारियां, हम जो उधार लेते हैं भविष्य निधि से, वो नॉन मार्केट लोन में आता है। तीसरी चीज आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग। अगली चीज WMS की बकाया राशि। अगली चीज अल्प बचत का वह भाग जो राज्यों को न जाए। अंत में जो विदेशी उधारियां हैं वो भी सरकार की एक प्रकार की लायबिलिटी है। विदेशी उधारियां क्योंकि उसे वापस तो करना ही करना है। तो सरकार की जो टोटल उधारियां हैं, मैंने कहा विदेशी उधारियां, जो फॉरेन बोरोइंग है, वो भी सरकार की एक प्रकार की लायबिलिटी है। अब एक एक शब्द की चर्चा करते हैं हम लोग, आखिर होता क्या है यह। पहली चीज बॉन्ड क्या होता है और जीरो कूपन बॉन्ड कहते किसे? आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग क्या है? WMAS वेज एंड मींस एडवांसेस का अर्थ क्या है? इन शब्दों को ध्यान दो इस बात को।
हम सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड। हम बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड होता क्या है? ऐसी प्रतिभूतियां प्रतिभूति क्या होती है? एक प्रकार का कागज होता है जिस पर सरकार की सिक्योरिटी लगी होती है। शेयर ही होता है एक प्रकार का शेयर, उसे कहते हैं प्रतिभूति, सिक्योरिटी कहते हैं उसे। तो ऐसी प्रतिभूतियां जिस पर ब्याज दर फिक्स होता है, ध्यान दो, बॉन्ड का मतलब है ऐसी प्रतिभूति जिस पर ब्याज दर फिक्स होता है, उसे कहते हैं बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में कुछ भी हो, बॉन्ड पर ब्याज दर आपको मिलता ही रहेगा। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, मान लीजिए आपने सरकार से कोई बॉन्ड खरीद लिया, बॉन्ड खरीद लिया, और बॉन्ड क्या है? एक प्रकार का शेयर है सरकार का। सरकार गारंटी पत्र बेचती, जिसको कहा जाता है सिक्योरिटी, प्रतिभूति कहते हैं उसे। और जब उस पर ब्याज दर फिक्स होता है तो उसे बॉन्ड कहा जाता है। जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो भी हो, इस बॉन्ड पर ब्याज दर फिक्स होगा 3%, 5% या 10%, उसे कहते हैं बॉन्ड। दूसरा शब्द है जीरो कूपन बॉन्ड। ध्यान से सुनो इस बात को, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो शब्द की बात क्यों करते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है जिस पर ब्याज दर जीरो हो। ध्यान देना, ब्याज दर जीरो हो उसे कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो प्रश्न ये उठा, जीरो कूपन मतलब कूपन एक प्रकार का ब्याज दर है, शून्य ब्याज दर वाला बॉन्ड। तो प्रश्न ये उठा कि यदि ब्याज दर शून्य है तो लोग उसकी खरीद क्यों करेंगे? तो ये क्या कहता है, मान लिया जाए एक बॉन्ड है, उस पर अंकित मूल्य 10 रुपया, मेच्योरिटी पीरियड है 5 वर्ष। मेच्योरिटी का मतलब है परिपक्वता अवधि, उसे कहते हैं मेच्योरिटी पीरियड, परिपक्वता अवधि। तो अब देखो, ध्यान देना, गवर्नमेंट क्या करती है? मैं हूं, सरकार ने मुझे बॉन्ड बेचा, जीरो कूपन बॉन्ड, इस पर अंकित मूल्य है 10 रुपया, तो सरकार क्या होगी? अंकित मूल्य से कम पर देगी। पता चला कि सरकार ने मुझे 8 रुपए में दे दिया, लेकिन जब 5 वर्ष की अवधि पूरी होगी तो फिर हम सरकार को वापस करने जाएंगे। तो सरकार क्या करेगी? बेची थी 8 रुपए में, अंकित मूल्य 10 रुपया, तो सरकार अंकित मूल्य पर खरीद लेती है। इसको इस तरह समझो आप, ध्यान देना, ये सरकार है, सरकार ने क्या किया? एक बॉन्ड जारी किया, उस बॉन्ड का अंकित मूल्य जिस पर लिखा है 10 रुपया, अंकित मूल्य जैसे 10 रुपये के नोट पर लिखा रहता है, लिखा रहता 10 रुपया, उसे कहते अंकित मूल्य। 5 रुपए के सिक्के पर लिखा रहता 5 रुपया, 5 रुपीज, उसे कहते अंकित मूल्य। यह बॉन्ड है। अब सरकार क्या करेगी? ये जनता है, सरकार क्या करेगी? ये बॉन्ड इसको बेच देगी, और जब बॉन्ड बेचेगी और बॉन्ड इसके पास चला गया, और जब सरकार इसको बेचती है तो जनता इसको कितना देगी? 8 रुपया। तो अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचेगी। ध्यान देना, बेचेगी। अब मान लिया जाए खरीद लिया जनता ने, परिपक्वता अवधि के बाद
परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद क्या होगा? जैसे इसका मेच्योरिटी पीरियड है 5 वर्ष, 5 वर्ष पूरा हो गया। अब जनता क्या करेगी कि फिर जाएगी सरकार के पास, कहेगी भाई अपना बॉन्ड ले लो, 5 वर्ष पूरा हो गया। तो जब जनता सरकार को बॉन्ड वापस करेगी तो सरकार क्या करेगी? अंकित मूल्य पर खरीद लेगी। बेचे थे कितने में? 8 रुपए में। खरीदी सरकार ने, वापस खरीद लिया 10 रुपए में। दोनों का अंतर कितना हो गया? 2 रुपया। तो ये जो 2 रुपया प्राप्त हुआ वही जनता को लाभ मिलता है। अरे बात है, पर इस पर ब्याज दर 0 होता है। 0 कूपन, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। तो 0 इंटरेस्टेड बॉन्ड, जहां ब्याज दर 0 हो, उसे कहते हैं 0 कूपन बॉन्ड। अब एक चीज सोचो जरा, तो जब सरकार जनता सुधार लेती तो बॉन्ड देती है। वह वित्तीय संस्था जीआईसी एलआईसी से उधार लेती है, ये मार्केट लोन। दूसरी बात, आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बोरोइंग, इसका मतलब क्या होता है? आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बोरोइंग, सार्वजनिक उधारियों में आरबीआई का सहायता कार्यक्रम। इसका पूरा नाम है सार्वजनिक ऋण में आरबीआई का सहायता कार्यक्रम। इसे कहते हैं आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक। हम बारोइंग की बात करें, ये होता क्या है, इसको ध्यान से समझो इस बात को। मान लिया जाए सरकार है, सरकार एक सड़क का निर्माण कर रही है। यह सड़क है, इस सड़क का निर्माण कर रही है, इस पर 100 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। तो सरकार को 100 करोड़ रुपए जुटाना है। अब सरकार क्या करेगी? बॉन्ड बेचेगी। अब ये जनता को बॉन्ड बेचेगी, और जब जनता को बॉन्ड बेचती है तो बॉन्ड क्यों बेचती है? पता ये चला कि सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड बेच दिया। और बॉन्ड बेचने का उद्देश्य क्या है? ताकि 100 रुपया सरकार के पास आ जाए और सरकार सड़क बना ले। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जनता ने केवल 50 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद लिया। अब मुझे कितना चाहिए? 100 करोड़ रुपया। जनता ने कितने का बॉन्ड खरीदा है? 50 करोड़ रुपए का। अभी कितना कम पड़ रहा है? अभी 50 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। अब सरकार क्या करेगी? यह सरकार अब जाएगी आरबीआई के पास। आरबीआई से कहेगी देखो भाई आरबीआई महोदय, मुझे 100 करोड़ रुपया जुटाना है। जनता के पास गया था, जनता ने केवल 50 करोड़ रुपए ही खरीदा बॉन्ड, अभी 50 करोड़ रुपए कम पड़ रहा है। तो आरबीआई पूछेगी मैं क्या करूं? तो सरकार कहेगी आप खरीद लो। आप सोचो, तो आरबीआई क्या करेगी? शेष बची हुई बॉन्ड खरीद लेगी ताकि सरकार की आवश्यकता पूरी हो सके। शेष कितना बचा? 50 करोड़ रुपए का बॉन्ड आरबीआई खरीद लेगी। तो ये जो आरबीआई शेष बचे बॉन्ड को खरीद करके सरकार को सपोर्ट करती है, उसे ही कहा जाता आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बोरोइंग। ध्यान देना इस बात को। आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बोरोइंग, सार्वजनिक ऋण में आरबीआई का सहायता कार्यक्रम। ये होता क्या है? मैंने क्या कहा? यह सरकार है, सरकार को एक सड़क का निर्माण करना है और उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं।
और सरकार को तो चाहिए ही 100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, यह सोचा कि हम जनता को बॉन्ड बेचेंगे और 100 करोड़ रुपए जुटा लेंगे। सरकार ने जनता को बॉन्ड बेचा, पर दुर्भाग्य क्या रहा, जनता सरकार के सभी बॉन्ड को नहीं खरीदी। 50 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद लिया जनता ने, और चाहिए कितना, 100 करोड़ रुपया। कितना कम पड़ रहा है, 50 करोड़ रुपया। अब ये सरकार आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई से ये कहेगी कि देखो भाई, मुझे 50 करोड़ रुपया कम पड़ रहा है, मुझे दे दो, ये बॉन्ड ले लो। तो आरबीआई क्या क्या करेगी, वो बॉन्ड खरीद लेगी। ठीक है, और जो आरबीआई खरीदेगी, सरकार को 100 करोड़ रुपया मिल जाएगा। अब सरकार सड़क का निर्माण करने में सक्षम हो जाएगी। इस प्रकार आरबीआई ने शेष बची हुई प्रतिभूतियों को खरीद करके सरकार के ऋण कार्यक्रम में सहायता की है। इसलिए इसे कहा जाता है आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बोरोइंग। और यह सरकार की लायबिलिटी है, क्योंकि सरकार को तो वापस करना ही करना है। अब ध्यान दो, अगला है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस की बात करें हम लोग, इससे ध्यान दो इस बात को, इसका पूरा नाम है डब्ल्यू वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसे कहते हैं अर्थोपाय अग्रिम। पूरी बात ध्यान दो, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसे कहते हैं अर्थोपाय अग्रिम। यह होता क्या है, लाया क्यों गया था, पूरी बात ध्यान देना। यह कॉन्सेप्ट आया था 1 अप्रैल 1997 को लाया गया था। 1 अप्रैल 1997 को लाया गया। और यह लाया क्यों गया, एडहॉक ट्रेजरी बिल तीसरी चीज, ध्यान सुनो इस बात को, वेज एंड मीन्स एडवांसेस की बात करें, यह लाया गया 1 अप्रैल 1997 को। एडहॉक ट्रेजरी बिल के स्थान पर लाया गया। यह वित्त का स्थायी स्रोत नहीं है, इसलिए इसे बजट एस्टीमेट, बजट अनुमान में शामिल नहीं किया जाता। अब यह काम कैसे करता है, देखो कितनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। ध्यान सुनिए इस बात को, कितनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। होता क्या है, आपने सुना होगा माले मुफ्त दिल बेरहम। जब कोई चीज मुफ्त में मिलता है ना, जब पैसा मुफ्त में मिलता है, तो फिर खर्च करने में दिल को कष्ट
नहीं होता है। पहले क्या था, सरकार मनमाने तरीके से खर्च करती थी। क्यों करती थी सरकार? क्योंकि पैसा आसानी से मिल जा रहा था। सरकार को जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो फिर सरकार आरबीआई से कहती थी, भाई आरबीआई महोदय नोट छाप दीजिए। आरबीआई ने नोट छाप दिया। जब फ्री में पैसा मिलता है तो खर्च करने में कष्ट नहीं होता है। यहां भी वही चीज है, सरकार को जब आसानी से पैसा मिलने लगा तो सरकार मनमाने तरीके से खर्च करने लगी, तो सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ने लगा। इससे रोकने के लिए, सरकार के मनमाने खर्च को रोकने के लिए वेज एंड मींस एडवांसेस का कॉन्सेप्ट लाया गया। ध्यान देना, वेज एंड मींस एडवांसेस का कॉन्सेप्ट लाया गया। ध्यान देना, इसमें होता क्या है, मान लिया जाए ये काम कैसे करता है। ये आरबीआई है और ये सरकार है। ध्यान से सुनो इस बात को, ये आरबीआई है, ये सरकार है, दोनों एक जगह बैठते हैं। अब दोनों की मीटिंग हुई, अब क्या होगा, पता ही ये चला सरकार को 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, 20,000 करोड़ रुपया। तो आरबीआई क्या करेगी कि सरकार के नाम एक अकाउंट खोल देगी और आरबीआई इस अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए डाल देगी और सरकार क्या करेगी, इस अकाउंट से पैसा निकाल लेगी। ध्यान दो इस बात को कि जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो सरकार आरबीआई से कहती है कि देखो आरबीआई महोदय मुझे पैसा चाहिए। अब आरबीआई पूछती है सरकार से कितना पैसा चाहिए, तो सरकार कहती है आरबीआई से कि मुझे 20,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब आरबीआई क्या करेगी, सरकार के नाम एक अकाउंट खोल देगी, उसमें से 20,000 करोड़ रुपए जमा कर देगी। अब क्या होगा, सरकार इससे पैसा निकाल लेगी। तो अगला प्रश्न उठा, क्या आरबीआई सरकार को पैसा यूं ही देगा या ब्याज वसूलेगा? अब देखो, तो सरकार क्या करेगी, इसको ब्याज देगी और ब्याज का रेट क्या होगा, जो रेपो रेट है लगभग रेपो रेट के बराबर ब्याज होगा। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये जो ब्याज होगा रेपो रेट के बराबर होगा। ये कितना होता है हम लोग बात करेंगे चल करके आगे। ध्यान सुने इस बात को, मैंने क्या कहा से, सरकार को जब भी पैसे की जरूरत होती है सरकार आरबीआई से कहती है देखो भाई मुझे पैसा चाहिए। आरबीआई ने कह दिया ठीक है कितना चाहिए, तो सरकार ने यह कहा कि मुझे 20,000 करोड़ रुपए चाहिए। आरबीआई ने क्या किया, सरकार के नाम एक अकाउंट खोल दिया, उसमें 20,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए। अब क्या होगा, लेकिन आरबीआई ब्याज में मिलेगी तो ब्याज का रेट क्या होगा, तो रेपो रेट के बराबर। ये होता कितना है आगे हम लोग चर्चा करेंगे रेट। लेकिन कई बार सरकार को ओवरड्राफ्ट की स्थिति होती है। पता ये चला कि 20,000 करोड़ रुपए फिक्स हो गया और सरकार को चाहिए 22,000 करोड़ रुपया, 22,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो जो 2,000 करोड़ रुपया है ये ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट फिक्स कितना हुआ था, 20,000 करोड़ रुपया। सरकार ने यह कहा मुझे और पैसा चाहिए, 2,000 करोड़ रुपया और चाहिए,
तो 20,000 करोड़ के अलावा जो 2,000 करोड़ रुपए की मांग सरकार कर रही है उसे कहा जाता ओवरड्राफ्ट। क्लियर? आप ध्यान से सुनो इस बात को। मैंने क्या कहा कि 20,000 करोड़ रुपए पर सरकार, आरबीआई सरकार से ब्याज वसूलेगी रेपो रेट के बराबर। लेकिन यदि सरकार ने ओवरड्राफ्ट की मांग की तो ब्याज दर बढ़ के हो जाएगा रेपो रेट प्लस 2%। ध्यान दो, ओवरड्राफ्ट की स्थिति में जैसे मान लिया जाए रेपो रेट 6% है तो 2% और लगेगा, तो 8% ब्याज वसूलेगी आरबीआई। इसका मतलब है समान स्थिति में आरबीआई सरकार से ब्याज लेगी 6% और ओवरड्राफ्ट की स्थिति में 2% अधिक ब्याज लेगी। अब एक प्रश्न उठा, आखिर जरूरत क्या थी? तो सच तो यह है कि WMA का कॉन्सेप्ट आने से सरकार के मनमानी खर्च पर रोक लग गई। और दूसरी चीज, आरबीआई की मौद्रिक नीति में स्वायत्तता आ गई। कैसे? जैसे एग्जांपल लेता हूं, पहले क्या प्रावधान था, जब सरकार को पैसा चाहिए था तो सरकार आरबीआई से कहती थी आरबीआई नोट छाप दो, आरबीआई ने नोट छाप दिया और जो नोट छपा वो सीधे मार्केट में आ जाता था। और जब नोट मार्केट में आएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग बाजार में डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, और जब बाजार में मांग बढ़ेगी तो महंगाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड के सापेक्ष यदि सप्लाई में वृद्धि नहीं हो पाई तो कीमतें बढ़ जाएंगी। अब सोचो, तो सरकार ने यह कहा कि मैं ये चाहता हूं मेरे मनमाने खर्च पर रोक लग जाए, और मनमाने खर्च को रोकने के लिए WMAS का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन याद रखना, ये इसको दे दिया, अब सरकार को डर ये लगा हुआ है कि ये भी हमारी लायबिलिटी है, तो हमारी तो उधारियां बढ़ गई, और उधारियां बढ़ेंगी तो राजकोषीय घाटा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में टोटल जो लायबिलिटी है उसे इंक्लूड किया जाता है। अब सरकार बेचारी आरबीआई से रिक्वेस्ट करेगी कि देखो आरबीआई महोदय, देख लो मेरा घाटा बढ़ने ना पाए। अब आरबीआई इसको सुविधा देती है, कहती है ठीक है, एक काम कर लो कि मैं समय देता हूं, उस बीच वापस कर दिया आपने, तब तो आपकी लायबिलिटी में इसे मैं ऐड नहीं करूंगा। मान लीजिए आरबीआई ने यह कहा, मान लो आरबीआई ने कहा 6 मंथ के अंदर आपको वापस करना है, सरकार ने पूरा पैसा वापस कर दिया 6 मंथ के अंदर, तो आरबीआई इस उधारियों को सरकार की लायबिलिटी में ऐड नहीं करेगी, देयता में नहीं जोड़ेगी, तो सरकार का राजकोषीय घाटा नहीं बढ़ेगा। पर यदि सरकार ने 6 महीने में केवल 10,000 रुपये आरबीआई को वापस किया तो कितना बचा रह गया? अभी 10,000 करोड़ रुपया बच गया है। तो तुरंत आरबीआई क्या करेगी? जो ड्यूरेशन है खत्म हुआ, आरबीआई शेष राशि को सरकार की लायबिलिटी में ऐड कर देगी, और जब सरकार की लायबिलिटी में ऐड करेगी तो स्वाभाविक है सरकार का फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसे देखा जाए कि WMAS का एक अच्छा विचार यह रहा है कि सरकार के मनमानी खर्च पर रोक लग गई, लेकिन एक बड़ा सा प्रश्न यह है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थिति है, इतनी सारी सुविधा स्टेट को नहीं मिलती है। जैसे एग्जांपल है, राज्यों को भी उधार चाहिए। अब यहां होता है स्टेट वेज एंड मीन्स एडवांसेस, राज्य अर्थोपाय अग्रिम की बात करें, क्योंकि राज्य को उधार चाहिए। जब राज्य को स्टेट गवर्नमेंट को उधार चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई से ये कहती है स्टेट गवर्नमेंट कि देखो भाई आरबीआई, मुझे पैसा चाहिए। आरबीआई कहती ठीक है ले जाओ, लेकिन
एक बात रखना, जिस दिन आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को उधार देगी उसी दिन स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी में ऐड हो जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान दो, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से उधार लेती है तो आरबीआई सुविधा क्या देती है कि एक निर्धारित अवधि के अंदर पैसा वापस कर दोगे तो मैं आपकी लायबिलिटी में ऐड नहीं करूंगा, पर यदि आपने नहीं किया तो मैं आपकी लायबिलिटी में ऐड कर दूंगा। और जहां सरकार की लायबिलिटी में ऐड हुआ तुरंत राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा, सरकार का बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं स्टेट वेज एंड मेंस एडवांसेस। देखिए एक प्रश्न उठा, हम सबसे बड़ी चीज हम बात करें कि सरकार की जो टोटल लायबिलिटी है वो तो राजकोषीय घाटे में इंक्लूड होगा, पर एक प्रश्न उठा, कुछ ऐसी लायबिलिटी है सरकार की हैं किंतु सरकार की लायबिलिटी में ऐड नहीं होता। जैसे मैंने क्या कहा, आयल बॉन्ड, एफसीआई बॉन्ड, मार्केट बॉन्ड, हम तीनों की बात करें इसे कहा जाता है अर्ध राजकोषीय व्यवहार, क्वैसी फिजिकल बिहेवियर। क्वैसी फिजिकल हम बिहेवियर की बात करें, आयल बॉन्ड, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बॉन्ड, एमएसएस बॉन्ड। इसको ध्यान से समझना इस बात को। आयल बॉन्ड होता क्या है, एक कहानी सुनाता हूं आपको, मजा आएगा, ध्यान दें इस बात को। एक जमाने में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं, ऑयल कंपनी जो तेल बेचती हैं, जब विश्व बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तेल की कीमतें, तो सरकार ने इनसे कहा कि आप तेल की कीमतें मत बढ़ाओ, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ऑयल कंपनियों ने कहा मैं क्या करूं, कहा नहीं नहीं रोको। अब एक चीज सोचो, पता ही चला ऑयल कंपनियां 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद रही हैं और भारतीयों को दे रही हैं 70 रुपए पर लीटर। एक एग्जांपल लेता हूं, पता ये चला प्रति लीटर कितने रुपए का घाटा हो रहा है। ये सारी ऑयल कंपनियां घाटा सह रही हैं। पता चला इन ऑयल कंपनियों को जो घाटा हो गया लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। कितना बड़ा घाटा है। अब तो कंपनी डूबने वाली थी, कंपनी के पास पैसा ही नहीं। भाई कोई भी कंपनी कब तक घाटा सहेगी। तो सारी कंपनियों ने सरकार से यह कहा देखो भाई मुझे तो पैसा चाहिए। सरकार ने कहा मैं कहां से पैसा दूं, कहा तुम जहां से दो। तो सरकार ने कहा कि चलो जो घाटा हुआ है उतना मैं बॉन्ड दे देता हूं। तो सरकार ने क्या किया कि 2 लाख करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी कर दिया। बॉन्ड, और बॉन्ड क्या होता है, जिस ब्याज दर फिक्स होता है। अब इनके पास बॉन्ड मिल गया। जो सरकार ने बॉन्ड जारी किया, बॉन्ड जो जारी किया उसे कहते हैं ऑयल बॉन्ड। समझ में आ रही बात है। अब तेल कंपनियों के पास बॉन्ड हो गया, उस बॉन्ड का नाम था ऑयल बॉन्ड। अब एक चीज सोचो, अब क्या बॉन्ड जारी कर देने मात्र से पैसा मिल जाएगा। ध्यान देना इस बात को।
मुझे अभी पैसा चाहिए, आपने बॉन्ड दे दिया। अब सारी कंपनियां तनाव में आ गई। तब सरकार आरबीआई के पास जाती है। यह सरकार है, ये आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई से कहती है देखो भाई ये प्रॉब्लम है, ये लोग पैसा मांग रहे हैं, मेरे पास तो है नहीं, मैंने इनको बॉन्ड दे दिया 2 लाख करोड़ रुपए का, पर इनको तो कैश चाहिए, मैं क्या करूं। अब देखो, तो सरकार आरबीआई से कहती तुम कोई रास्ता निकालो। अब आरबीआई क्या कहती है, ठीक है। ये आरबीआई क्या कहती है, सारे बैंक को बुलाती है और बैंक से कहती है आप बॉन्ड ले लो और इन कंपनियों को पैसा दे दो। बैंक ने कहा मैं क्यों करूं, मैं बॉन्ड क्यों लूं, मेरे लिए क्या लाभदायक है। तो आरबीआई ने क्या कहा, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो की जो सीमा है, उस सीमा के तहत आप इस बॉन्ड को क्या करो, रख लो। तो आरबीआई ने क्या रूल बना दिया कि आयल बॉन्ड बैंक के एसएलआर के तहत जमा होगा। बैंक खुश हो गए, बैंक खुश हुआ, बॉन्ड ले लिया, कंपनी को पैसा दे दिया, सरकार भी खुश, बैंक भी खुश और कंपनी खुश। तो सरकार ने तेल कंपनियों के घाटे को पूरा करने के लिए तेल कंपनियों को जो बॉन्ड जारी किया था उसे कहा जाता ऑयल बॉन्ड। ये तो बॉन्ड इस सरकार की लायबिलिटी है, पर इसे लायबिलिटी में ऐड नहीं किया जाता, इसलिए से कहा जाता है क्वेसी फिजिकल बिहेवियर, अर्ध राजकोषीय व्यवहार कहते हैं। 3 तरह के बॉन्ड, एफसीआई बॉन्ड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान देने इस बात को, ये जो एफसीआई है जो अनाज का भंडारण करती है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, ये जो एफसीआई है यह भी क्या करती है, अनाज का भंडारण करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये भी घाटे में चली गई। तीन के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने बॉन्ड जारी कर दिया, उसे कहते हैं एफसीआई बॉन्ड। अंत में एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसको कहते हैं मार्केट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड कहते हैं इसे। ध्यान देना इस बात को, यह आपका बॉन्ड है, इसका मतलब है बाजार स्थिरीकरण योजना बॉन्ड। मार्केट को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड जारी किया जाता है, उसे कहा जाता है एमएसएस बॉन्ड। ये होता क्या है हम लोग आगे अध्ययन करेंगे बैंकिंग सिस्टम में। ये 3 चीजें हैं, ऑयल बॉन्ड, एफसीआई बॉन्ड और एमएसएस बॉन्ड को कहा जाता है अर्थ राजकोषीय व्यवहार, क्वेसी फिजिकल बिहेवियर कहा जाता है इसे। यह भी सरकार की एक प्रकार की लायबिलिटी ही है, पर इसे सरकार की लायबिलिटी में ऐड नहीं किया जाता। चूंकि सरकार की लायबिलिटी में ऐड नहीं किया जाता, इसे देखा जाता है कि इससे सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि नहीं होती है। अब एक प्रश्न,
अब हम बातें करें आपसे, ये तो राजकोषीय घाटे की बात उठी। अब आपका प्राथमिक घाटा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं? प्राथमिक घाटा का मतलब होता है ध्यान दो इस बात को, सकल राजकोषीय हम घाटे की बात करें हमने, जो टोटल फिजिकल डेफिसिट है उसमें से टोटल ब्याज को निकाल दिया जाए तो उसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। अंत में आता है मौद्रीकृत घाटा। मोनेटाइज डेफिसिट की बात करते हैं हम लोग। इसमें होता क्या है, घाटे को पूरा करने के लिए समानता आरबीआई से सरकार उधार लेती है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो आरबीआई से उधार लेती है उसे कहा जाता मौद्रीकृत घाटा। पर एक प्रश्न उठा, ध्यान देना इस बात को कि जब घाटा बढ़ जाता है तो घाटे की पूर्ति के लिए सरकार के पास साधन क्या है? अब ध्यान सुनिए इस बात को, आखिर सरकार के पास सोर्स क्या है? सरकार कौन सा तरीका अपनाती है ताकि डेफिसिट न रहे? अक्सर देखा जाता है कि इसे कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। ध्यान सुनो इस बात को, घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है? मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या है कि जब सरकार के पास घाटा बढ़ जाता है या सरकार का घाटा बढ़ जाता है तो उसकी पूर्ति कैसे करती है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का जो पहला साधन है विदेशी अनुदान। और अनुदान में क्या होता है? वापस तो करना नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, और हमारी सरकार की पूरी कोशिश होती है कि घाटे की पूर्ति करने के लिए अनुदान बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो। पहली बात। दूसरी चीज बात करें विदेशी उधारियां। हम विदेशी उधारियों में करते क्या है? घाटे की या तो विश्व बैंक, या तो आईएमएफ, या तो एडीबी, या तो विदेश से हम उधार लेते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, 100 करोड़ रुपए का घाटा चल रहा है, उसको पूरा तो करना ही है। जैसे यदि आप भी घाटे में चले गए तो आप भी किसी न किसी से उधार लेते हैं, या तो बैंक से ले, या तो अपने दोस्त से ले, चाहे आप रिश्तेदार से ले, आपको तो लेना ही है। यहां भी वही चीज है। सोचो जरा, या तो विश्व बैंक से उधार लेते हैं, या तो आईएमएफ, या तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, या तो विदेश से उधार लेते हैं। पर लेते जरूर हैं, ये विदेशी उधारियां हैं। इसका फायदा क्या होता है? ध्यान सुनो इस बात को, इसका फायदा क्या होता है? हम जब विदेशी उधारी लेते हैं तो इसका लाभ दो चीजें हैं। पहली चीज, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और दूसरी चीज
ध्यान देना, या तो विश्व बैंक सुधार लेते, आईएमएफ, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक सुधार, या विदेश सुधार लेते हैं। इससे यह फायदा होता है कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और दूसरी बात, क्राउडिंग आउट की समस्या उत्पन्न नहीं होती। प्रश्न यह उठता है, क्राउडिंग आउट क्या है? इसको ध्यान से समझो, इस बात को। हम किसे क्राउडिंग आउट कहते हैं? क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है? मान लिया जाए यह बाजार है और सरकार ने क्या किया, बाजार सुधार ले लिया। मान लिया जाए कि सरकार ने बाजार सुधार ले लिया, यह सरकार है। इस मार्केट में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, सरकार ने क्या किया, पैसा ले लिया 7,000 रुपया, बचा कितना, 3,000 रुपया। तो मार्केट में पैसे की कमी हो गई। अब क्या होगा, जब कोई निजी कंपनी आएगी उधार लेने के लिए, तो पैसा तो है ही नहीं। तो ध्यान दो, यदि निजी कंपनी उधार लेने आएगी तो दो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक तो उधार नहीं मिलेगा, दूसरा प्रॉब्लम, उच्च ब्याज उधार प्राप्त। ध्यान सुनो, यह भारत का बाजार है, मुद्रा बाजार। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है कि मुद्रा मार्केट से बाहर चला गया। जब सरकार मार्केट से उधार लेती है, तो होगा क्या, लेगी तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी। सरकार ने 7,000 रुपया उधार ले लिया, तो मार्केट में कितना बचा, 3,000 रुपये। अब कोई प्राइवेट कंपनी जाएगी बाजार में उधार लेने के लिए, तो उसे उधार नहीं मिलेगा क्योंकि पैसा कम हो गया, या उच्च ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा। यदि उधार नहीं मिलेगा तो निवेश नहीं तो औद्योगिकरण नहीं तो रोजगार का सृजन नहीं। देखो, आप निजी कंपनियां भी मार्केट में, सोचो, कंपनी लगाती है। फॉर एग्जांपल, रतन टाटा मार्केट में जाते हैं, उन्हें उधार नहीं मिलेगा तो रतन टाटा नई कंपनी नहीं लगा पाएंगे, तो निवेश नहीं होगा, तो नए उद्योग नहीं लगेंगे, और जब उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार का सृजन नहीं होगा। रोजगार का सृजन नहीं होगा तो गरीबी में वृद्धि होगी, तो स्वाभाविक है मंदी की स्थिति पैदा होगी। दूसरी चीज, यदि उच्च ब्याज दर पर उधार मिला तो पूंजी क्या हो जाएगी, महंगी। पूंजी महंगी होगी तो निवेश महंगा होगा, तो स्वाभाविक है लागत बढ़ जाएगी, और लागत बढ़ जाएगी तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। ध्यान से सुनो इस बात को। देखो, यदि पैसा कम हुआ तो ऊंचे ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा। आखिर ब्याज दर क्यों बढ़ जाएगा, खुद सोचो आप। यदि मुखर्जी नगर में कमरे की संख्या कम है और कमरे की डिमांड ज्यादा, तो किराया बढ़ जाता है। उसी तरह मार्केट में पैसे की कमी है और हर कोई मार्केट से पैसा मांग रहा है, तो ब्याज दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जहां ब्याज दर बढ़ा, पूंजी महंगी हो जाएगी। जब ऊंचे ब्याज दर पर उधार लेकर पैसा लगाओगे तो निवेश महंगा हो जाएगा। निवेश महंगा होगा तो लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ जाएगी तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। यदि वस्तु की कीमत बढ़ी तो वस्तु महंगा हो जाएगा। महंगा हुआ तो निर्यात हमारा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि दुनिया के लोग सस्ती वस्तुएं खरीदना चाहते हैं। इसे ही कहते हैं क्राउडिंग आउट। मान लिया जाए इसको इस तरह देखो आप,
मान लिया जाए कि हमारा देश विदेशों से उधार लेता है, तो स्वाभाविक है जब विदेश से उधार आएगा तो डॉलर आएगा, और जब इंडिया में जो आया तो डॉलर रुपये में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में डॉलर नहीं चलता, रुपया चलता है। और जो इंडिया में डॉलर आएगा रुपया क्या होगा, डॉलर रुपये में कन्वर्ट होगा। जो रुपये में कन्वर्ट होगा रुपया कहाँ चलाएगा, मार्केट में, तो मार्केट में रुपये की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लिया जाए $1 में 50 रुपया, मान लो आप $1000 लेके आए विदेश से, तो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया। पहले से मार्केट में कितना है, 1000 रुपया, ये 50 रुपया कहां चलाया, मार्केट में। अब कितना हो गया, 50 + 10 60,000 रुपया हो गया। अब ध्यान सुनो, ये जो 60,000 रुपया हुआ, अब मार्केट में पैसा बढ़ गया, और जब मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो लोगों को आसानी से उधार मिलेगा, आसानी से उधार मिलेगा, कम ब्याज दर पर उधार मिलेगा, तो निवेश बढ़ जाएगा। निवेश होगा क्योंकि पूंजी सस्ती हो जाएगी। ध्यान दो, ब्याज दर कम हुआ तो पूंजी सस्ती, ब्याज दर बढ़ गया तो पूंजी महंगी। इसे क्राउडिंग, सोचो, क्राउडिंग आउट की समस्या से बचने के लिए विदेशी उधार की बात की जाती है। दूसरी चीज बात करें हम लोग, हमारे पास जो तीसरा विकल्प है, आंतरिक उधारी। मतलब देश अपने बैंक से, अपने वित्तीय संस्था से, अपने बाजार से उधार ले। यदि बैंक अपने देश से उधार लेगा तो मार्केट में क्राउडिंग आउट की समस्या खड़ी हो जाएगी। अब क्राउडिंग आउट की समस्या खड़ी हुई और निजी उत्पादकों को उधार नहीं मिलेगा तो निवेश नहीं हो पाएगा, नए उद्योग नहीं लग पाएंगे। जब नए उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार का सृजन नहीं होगा, गरीबी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ध्यान देने इस बात को। अगली चीज, मुद्रा की आपूर्ति। समांतर क्या होता है, हमारा चौथा जो है, मुद्रा छाप दिया जाए। मतलब आरबीआई कहते, सरकार कहती है आरबीआई से एक नोट छाप दो। अब सोचो, 4 शर्त, विदेशी अनुदान, विदेशी उधारियां, आंतरिक उधारियां और मुद्रा छापना। मान लीजिए मुद्रा छाप दिया आपने, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ध्यान से सुनो इस बात को। यदि आपने मुद्रा छाप दी तो मुद्रा छापने का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या इसका इफेक्ट होगा मुद्रा छापने का। मान लिया जाए जो आपने मुद्रा छापी, स्वाभाविक है बाजार में पैसा आ गया, जो बाजार में पैसा आया स्वाभाविक मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दो प्रॉब्लम क्रिएट होगी मुद्रा छापने के। दोष क्या है इसके, मुद्रास्फीति में वृद्धि, और दूसरा क्या होगा, ध्यान सुनो इस बात को। आरबीआई ने नोट छाप दिया, जो नोट छापेगी आरबीआई पूरा पैसा चलाएगा मार्केट में। मार्केट में ज्यों आए लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। जब पैसा आएगा बड़े पैमाने पर तो लोग कहां जाएंगे, बाजार में। बाजार में क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, खरीदारी करेंगे। और जब बाजार में खरीदारी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ी, तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, जब महंगाई बढ़ जाएगी तो आपने उससे सुना होगा महंगाई भत्ता मिलता है, तो वेतन में वृद्धि कर दी जाती है। जब महंगाई बढ़ेगी तो कर्मचारियों के वेतन को वास्तविक बनाए रखने के लिए उनके वेतन में वृद्धि कर दी जाती है। जैसे मान लेता हूं गवर्नमेंट किसी को 100 रुपया
100 रुपया वेतन देती है, और जिस समय 100 रुपये वेतन डिसाइड की थी गवर्नमेंट, उसमें 1 किलो आलू का कीमत था 10 रुपया पर केजी आलू। तो 100 रुपये में कितना आलू मिलेगा? 10 केजी आलू मिलेगा। अब आलू बढ़ के हो गया 20 रुपया पर केजी। गवर्नमेंट कितना वेतन दे रही है? 100 रुपये पर केजी। तो 100 रुपये में कितना आलू मिलेगा? 5 केजी। इसका मतलब है उसका वास्तविक वेतन तो घट गया। अब सरकार का उद्देश्य क्या होता है कि प्रत्येक कर्मचारी के वेतन को वास्तविक बनाए रखने के लिए इंडेक्सेशन का सहारा ले। इसका मतलब है वेतन को मुद्रास्फीति से समायोजित कर दे। अब मुद्रास्फीति से समायोजित करने का मतलब है उसके वास्तविक वेतन को बनाए रखा जाए। इसका मतलब है कि अब मुझे 10 केजी आलू के बराबर वेतन देना होगा। वेतन कितना दे रहे हैं? 100 रुपया। अब आलू की कीमत कितनी होगी? 20 रुपये पर केजी। तो 10 केजी आलू की कीमत कितनी हो जाएगी? 200 रुपया। तब वेतन कितना देना होगा? अब 200 रुपया। इसको कहते हैं सूचकांकीकरण, इंडेक्सेशन। इसका मतलब है वेतन को मुद्रास्फीति के साथ समायोजित कर दिया जाए। तो एक चीज सोचो, जब गवर्नमेंट मुद्रा छापती है तो उसका परिणाम क्या होगा? एक तो इन्फ्लेशन में वृद्धि हो जाएगी, और दूसरी तरफ कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करनी होगी। यह घाटे की वित्त व्यवस्था। थैंक यू।